अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मोहम्मद खेल में। शुमाली वज़ीरिस्तान जो तवील अरसे तक दहशत गर्दी की लपेट में रहा, तहम पाक फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने इस इलाके में अमन बहाल किया, जिसके बाद यहाँ पर कुछ मुआशी सरगर्मियों के हवाले से कोशिश शुरू हुई, चूँकि इस इलाके को कुदरत ने कीमती मादनियात से नवाज रखा था और इसी इलाके में पाकिस्तान की दूसरी बड़ी कॉपर माइन भी मौजूद है। 2016 में अल्टीमेटली एफडब्ल्यू ने यहाँ पर अपनी काविशों का आगाज़ किया और यहाँ पर एक कॉपर माइनिंग का जो प्रोजेक्ट था वो शुरू हुआ और वक्त गुजरने के साथ साथ आज ये प्रोजेक्ट एक हकीकत का रूप धार चुका है, जहाँ से कमर्शियल प्रोडक्शन कॉपर की शुरू हो चुकी है। और इस इलाके में मकामी अफराद को इस मनसूबे ने किस तरीके के साथ उनको रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए, इलाके के अंदर तमीर व तरक्की की, तालीम और सेहत की सहूलियात फ़राहम की और किस तरीके के साथ ये इलाका अब सरमायाकारों के लिए एक बड़ी तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। तो यहाँ पर हम आगे चलेंगे और आपको उस पॉइंट पर लेकर चलेंगे जहाँ पर पाकिस्तान की दूसरी बड़ी कॉपर की माइन मौजूद है, जहाँ पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आए लोग यहाँ पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और आपको बताएंगे किस तरीके के साथ यौमिया बुनियादों के ऊपर बड़ी मिकदार में जो खाम कॉपर निकाला जाता है और वो कॉपर निकालने के बाद किस तरीके से प्लांट पर मुंतकिल किया जाता है और अल्टीमेटली कैसे वो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट की शेप धारता है। तो ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ रहिए, आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मोहम्मद खेल में मोहम्मद खेल माइनिंग कॉपर प्रोजेक्ट ये किस तरीके के साथ इसका आगाज़ हुआ, यहाँ पर पोटेंशल क्या है और डे एंड नाइट काम करने के बाद इस प्रोजेक्ट को अब किस स्टेज पर लाया जा चुका है कि यहाँ पर अब कमर्शियल ऑपरेशन जारी है। तो इस प्रोजेक्ट के डिप्टी डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद होंगे, हम उनसे जानेंगे कि इस सारे प्रोजेक्ट को जहाँ पर काम करना काफ़ी मुश्किल एक वक्त तक दिखाई देता था और इस इलाके में गैर रवायती तरीके के साथ तो माइनिंग के काम होता था, लेकिन इसको कमर्शियल बुनियादों के ऊपर चलाने के लिए और इसको एक शानदार प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए जो कि कमर्शियली बड़ा अट्रैक्टिव हो, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई और यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, कितने इलाके के अंदर काम हो रहा है, तो ये तमाम तफसीलात हम जानेंगे। सर, आपका बहुत शुक्रिया। सर, ये बताइएगा कि यहाँ पर तब काफ़ी अरसे से बात तो होती थी कि इस इलाके के अंदर बड़ी कीमती मादनियात मौजूद हैं, लेकिन फिर अल्टीमेटली किस तरीके के साथ इस इलाके के पोटेंशियल को सर्कल किया गया कि कितने इलाके के अंदर कॉपर मौजूद है और किस फेज़ से गुजर कर इस कमर्शियल ऑपरेशन के स्टेज तक पहुँचे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू मोहम्मद खेल कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट, MKCMP एज वी कॉल इट। ये प्रोजेक्ट का आगाज़ हमारे पास 2016 से हुआ, जब हमें हायर हिरार्की की तरफ से डायरेक्शंस मिली और हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे प्रॉस्पेक्ट है। 2016 में स्टार्ट होने वाला ये प्रोजेक्ट, माइनिंग उसी वक्त स्टार्ट हो गई, बट उसके साथ साथ ही प्लांट लगना भी स्टार्ट हुआ, जिसकी कंप्लीशन अक्टूबर 2019 में हुई। इस प्लांट को हम माइनिंग की ज़बान में बेनिफिकेशन प्लांट कहते हैं। इस प्लांट की मदद से जो और हम यहाँ से 0.3 to 0.5% ओनली कॉपर होता है, उसको एनरिच करके 23 to 25% कॉपर तक लेकर जाते हैं। लेकिन सर, हमें तो बताया ही जाता था कि पाकिस्तान के अंदर इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है कि हम खुद से माइनिंग का काम कर सकें, कॉपर खुद से हम एक्सप्लोर करने के बाद उसकी माइनिंग करके उसको हम प्रोसेस कर सकें। लेकिन ये सारी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ कैसे डेवलप की, क्या एफडब्ल्यू ने इसके अंदर लीड रोल प्ले किया और मशीनरी का भी सारा खुद अरेंजमेंट करके ये हम कह सकते हैं कि 100% ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान की कंपनी ही इसको रन कर रही है? जी, 100% ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान ही रन कर रहा है। एफडब्ल्यू ने लीड रोल इसमें लिया और ये एफडब्ल्यू का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। एज़ आपने इंट्रोडक्शन में भी बताया, मैं डिप्टी डायरेक्टर मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑपरेशंस को लुक आफ्टर करता हूँ एफडब्ल्यू में। दिस इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट दैट आई लुक आफ्टर। इस प्रोजेक्ट से हमने बहुत कुछ सीखा है फ्रॉम 2016 डाउन द लाइन टिल टुडे 2025। हमने ये सारा कुछ ना सिर्फ सीखा बल्कि इसकी एक्सपर्टाइज डेवलप की, स्पेशलाइज मशीनरी हायर की और अब हम फ्रॉम द स्टार्ट हाइपर जो एक्सप्लोरेशन का स्टार्ट है, बेंचमार्क हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग एंड GIS से लेके जियोलॉजिकल सर्वे, जियोफिज़िकल सर्वे, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ब्लॉक मॉडलिंग में लेके जाना,
ड्रिलिंग टारगेट्स आइडेंटिफाई करना एंड देन ऑफ कोर्स द कोर ड्रिलिंग की कैपेसिटी डेवलप करना। एफडब्ल्यूओ इज़ द लीडर इन दिस कोर ड्रिलिंग कैपेसिटी। ठीक सर, ये बताइएगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कितने मिलियन टन कॉपर मौजूद है, और जो जिस स्टेज पर आपका प्रोसेस पहुंच चुका है, डेली बेसिस पे कितने मिलियन टन रॉ कॉपर निकालते हैं, और कितने प्रोसेस से गुजरने के बाद वो कितना बकाया रह जाता है जो कि फिर आप एक्सपोर्ट करते हैं? अगर मैं आपको थोड़ा सा एरिया के मुतालिक बताऊं, ये मोहम्मद खेल का एरिया है और मोहम्मद खेल के एरिया के साथ ये लीज़ 30 स्क्वायर किलोमीटर्स पर मुहित है। जब हम 2016 में इधर आए थे तो उस वक्त इस जगह की शक्ल कुछ इस नुमा थी, और आज जब हम 2025 में खड़े हैं तो ये एक फुली डेवलप्ड माइन है। इसके इनिशियल डिज़ाइन के मुताबिक 20 बेंचेस डिसाइड हुए थे जो कि 100 मीटर्स डेप्थ तक लेके जा रहे थे माइन को। उस 20 बेंचेस में से इस वक्त हम 15वें और 16वें बेंच पे काम कर रहे हैं। ईच बेंच इज़ 5 मीटर्स। इसके बाद मज़ीद जब पिट एक्सपेंशन होगी तो ये 100 मीटर्स डेप्थ के बजाय ये मज़ीद 100 मीटर्स डेप्थ पे चला जाएगा, और इसका एग्जिस्टिंग डाया से बढ़ के एज मैंशनड इस एक्सटेंट तक पहुंच जाएगा। इस एक्सटेंट तक पहुंचने के बाद हम जो इसके नीचे मज़ीद और मौजूद है वो भी एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि माइनिंग एक बहुत कम्बरसम प्रोसेस है। आपको इस चार्ट की मदद से भी नज़र आएगा कि हम 8वें बेंच तक पहुंच गए थे, तब भी हमें कोई और नहीं मिला था, यानी ये सारा और ज़मीन के नीचे था। जब हम 8वें बेंच यानी 40 मीटर से ज़्यादा तक पहुंच गए थे, उसके बाद हमें कोई कॉपर और मिलना शुरू हुआ। जी नाज़रीन, हम जानेंगे जब यहाँ पर फैसला हुआ कि यहाँ पर कॉपर की माइनिंग स्टार्ट करनी है तो जियोलॉजिकल सर्वे होता है, जियोलॉजिस्ट का क्या रोल था और किस तरीके के साथ इस टीम वर्क ने इस मंसूबे को एक हकीकत का रूप देने के अंदर अपना किरदार अदा किया। तो ज़रा जानते हैं सर, हमें बताइएगा कि जियोलॉजिस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, उन्होंने कैसे रोल प्ले किया, किस तरह से मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट हुए और फिर आप इस स्टेज तक पहुँचे? हम बड़ा कहते हैं कि जियोलॉजिस्ट आर आर फ्रंट लाइन। मैं आपके सामने ये फैसल साहब मौजूद हैं, मैं तारुफ कराऊंगा। ही वॉज अमंग्स द पायनियर्स ऑफ दिस माइन। इनके आते ही ये माइन स्टार्ट हुई। साल साल इन्होंने यहाँ पे एक्सपर्टाइज़ गेन की, एंड जो मैं आपको पहले बता रहा था कि उस एक्सपर्टाइज़ का हम आज फ़ायदा उठा रहे हैं, ये वो एक्सपर्टाइज़ है जिन्हें हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करने के बाद अब अपने पास हेडक्वार्टर में ले गए हैं, जहाँ पे ये हमें मज़ीद जगहों पे एक्सप्लोरेशन में असिस्ट कर रहे हैं। तो ये वो डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्टाइज़ है इंटरनल, जो हम मुल्की सतह पर कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है। ही इज़ वन लिविंग एग्जांपल फॉर दैट। बिल्कुल ठीक है फैसल साहब, ये बड़ा डेफिनेटली हमारे लिए भी एक प्लेजेंट सरप्राइज़ है कि एक प्रोजेक्ट से जिसको आपने यहाँ पर रोल प्ले किया और आपने अपनी एक्सपर्टाइज डेवलप की और आप बाकी मंसूबों के अंदर भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। क्या आपकी फीलिंग्स थी जब आप यहाँ पर आए थे? किस सिनेरियो से क्या सिनेरियो था, किस सिचुएशन का सामना करना पड़ा और अल्टीमेटली आज एक सक्सेस स्टोरी बन चुकी है? जी थैंक यू जी। मैं 2016 में अप्रैल 2016 में मैं यहाँ पे आया, और जब मैं यहाँ पे आया तो बहुत ही प्रिमिटिव स्टडीज़ यहाँ पे हुई हुई थी, एंड ब्लेसिंग टू माय सीनियर्स एंड एफडब्ल्यूओ, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे मौका दिया कि अपनी एक्सपर्टीज़ को मैं यहाँ पे यूटिलाइज़ करूँ। और आफ्टर डेट हमने यहाँ पे बड़ी डिटेल फिर स्टडीज़ की हमने, स्टार्टिंग फ्रॉम रिमोट सेंसिंग, जियोलॉजिकल स्टडीज़, जो फिजिकल इन्वेस्टिगेशन अप टू ड्रिल होल and block modeling, which is a very important thing in a resource estimation calculations. After that mine plan design और execution आज आपके सामने है, और तकरीबन इस पूरे सफ़र में हमारे 8 से 9 साल लगे, और इस प्रोजेक्ट को हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर हमने डेवलप किया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर हमने इसकी एक्सपर्टीज़ गेन की, और हमारी लोकल सारी HR, पाकिस्तानी डॉक्टर्स सब ने यहाँ पे अपनी एक्सपर्टीज़ दी, और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। सर मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अब आजकल बात हो रही है कि मुख्तलिफ गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान के मुख्तलिफ माइनिंग के शोबों में इन दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। बलूचिस्तान हो, GB हो, पंजाब हो, सिंध हो, तो ये अब शोबा एक्सपेंड कर रहा है और ये मादनियात का शोबा किसी भी मुल्क के खुशहाल मुस्तकबिल का ज़ामिन है। अब आप समझते हैं कि हमारे यहाँ जो स्किल्ड
लेबर थी, ये स्किल्ड वर्कर्स थे, और ये हमारे यहाँ जो इंजीनियरिंग के शोबे में अंदर महारत होनी चाहिए थी वो डेवलप हो चुकी है। और किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए पाकिस्तानी अफराद की टीम वो आगे बढ़ के किसी भी प्रोजेक्ट को फ्रंट एंड से लीड करने की पोजीशन में है। जी बिल्कुल, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारे सारी लोकल जो HR है उन्होंने ही डेवलप किए। हमारे जितने जियोलॉजिस्ट थे, जियोफिजिस्ट थे, मेटलर्जिस्ट थे और माइनिंग इंजीनियर्स थे, सारे लोकल्स थे, नंबर 1। सेकंड ये कि ये जो स्किल डेवलपमेंट का FWO ने ऑलरेडी यहाँ पे जो है ना एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है पाकिस्तान में कि कोई भी आके यहाँ पे काम कर सकते हैं और अपनी स्किल को डेवलप कर सकता है। और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बाकी एरियाज़ में भी होनी चाहिए, बलूचिस्तान में भी होनी चाहिए, जो वज़ीरिस्तान में जो रेस्ट ऑफ द एरियाज़ है वहाँ पर भी कंपनीज़ को चाहिए यहाँ पे आएँ, एक्सप्लोर करें और लोकल HR को इंट्रोड्यूस करवाएं। और यकीन माने कि यहाँ के लोकल लोगों में बड़े पोटेंशियल भी है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ के ज़हीन लोग हैं। और ये एग्जांपल आपके सामने है जो कि FWO ने यहाँ पे सेट कर दी है कि लोकल HR से भी हम इतनी अच्छी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का प्रोजेक्ट चला सकते हैं और लगा सकते हैं। कमेटी नाज़रीन, आपने जाना कि ये मनसूबा किस तरीके के साथ इस इलाके की आवाम की ज़िंदगियों को बदल रहा है। सिर्फ यही नहीं, जैसे कि मैंने पहले भी हमने बात की कि जिन लोगों ने यहाँ से एक्सपीरियंस हासिल किया, अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ डेवलप की, अब वो यहाँ से दीगर मुल्क के मुख्तलिफ मिनरल के मनसूबों के अंदर भी खिदमात सर अंजाम दे सकेंगे, जिससे पाकिस्तान के अंदर एक क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स भी डेवलप होगा। हम आगे चलते हैं और कुछ मज़ीद बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के पोटेंशियल के हवाले से, और ये प्रोजेक्ट मकामी अफराद की ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ शोबों में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये तफसीलात आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, मोहम्मद खिल माइनिंग कॉपर प्रोजेक्ट जो इस इलाके की तकदीर को बदल रहा है, सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो मिनरल का शोबा है उसको डेवलप करने के हवाले से, उसके अंदर मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों की तवज्जो हासिल करने के अंदर बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है। ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में मकामी अफराद की पार्टिसिपेशन क्या है, वो किस तरीके से यहाँ पर उनके लिए रोज़गार के मौक़ों में इजाफ़ा हुआ है, वो किस तरीके से यहाँ पर अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, तालीम और सेहत के मौक़े कैसे पैदा हुए हैं यहाँ पर इस माइनिंग प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद। तो ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एक मकामी सरदार हैं जो इस शोबे के अंदर अपनी ना सिर्फ खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ इस शोबे के इस माइन के हवाले से कुछ तफसीलात भी हमें फराहम करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अहमदुल्लाह है, मोहम्मद खिल गाँव से ताल्लुक़ रखता हूँ। आपकी यहाँ पे क्या ज़िम्मेदारी है? इस माइन के अंदर मैं माइन सरदार हूँ, 8 साल से बतौर माइन सरदार काम करता हूँ। ठीक है। इसके साथ जब प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट हुआ, अब मुसलसल प्रोडक्शन जारी है, तो इस काम शुरू होने के नतीजे में जो यहाँ पर मुख्तलिफ मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, क्या ये भी मकामी अफराद ज़्यादातर जिस तरह ये बड़े डंपर हैं, ट्रक्स हैं और मशीनरी है, तो इसको भी ये मशीनरी और इसको चलाने वाले और इसकी मलकियत वाले भी काफ़ी मकामी अफराद हैं? जिसमें जितना ही 100% मशीनरी जो है ना ये मोहम्मद खैल वालों का है, जिसमें एक्सीवेटर, लोडर, डोज़र और क्राल मशीन शामिल है। आपके सब लोग, आपके बच्चे इस मनसूबे के शुरू होने के बाद क्या अब आपके महसूसात है, क्या आपकी फीलिंग्स है? अल्हम्दुलिल्लाह, इस प्रोजेक्ट के साथ हमारे इलाके में स्कूल, अस्पताल और ट्यूबवेल भी हमें दिया है। मेरा नाम शमसुल्लाह खान है, मेरा ताल्लुक़ गाँव मोहम्मद खैल से है। मैं पिछले 7 सालों से ज़ेरेम सुपरवाइज़र काम कर रहा हूँ। जितना भी मटेरियल माइन से निकलते हैं जिसमें वेस्ट भी शामिल है और भी शामिल है, और मैं देखता हूँ रैम पे ग्रेड वाइज हम स्टॉक पैल बना देते हैं, हिप्स वाइज बना देते हैं, फिर प्लांट की डिमांड के हिसाब से हमने प्लांट को ट्रांसपोर्टेशन भी करना है। अच्छा, ये बताइए, ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड काम था, तो आपने ये सब तजर्बा कहाँ से हासिल किया? आपके इलाके के अंदर कोई ऐसी पहले फैसिलिटी नहीं थी, और जब आपको पता चला कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू होने जा रहा है, आपने इसको ज्वाइन किया और फिर आपके साथ तजर्बे में आपका इजाफा हुआ, ये इससे पहले ही आप कहीं ये तजर्बा हासिल कर चुके थे? नहीं, इससे पहले मैंने कभी भी कहाँ पे काम नहीं किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोजेक्ट की वजह से मुझे बहुत एक्सपीरियंस हासिल हुआ है, क्योंकि मैंने पिछले 7 सालों से जो काम किया है मैं इसमें मुझे फ़ख्र है इस काम पे। मेरा नाम मोहम्मद अनस है और मेरा हैदराबाद से ताल्लुक़ है। इससे पहले मैंने अंडरग्राउंड कोल माइंस में और सीमेंट इंडस्ट्री में काम किया था। 2017 में मैंने FWO एज अ माइनिंग इंजीनियर ज्वाइन की, और जो कि एक चैलेंजिंग टास्क था। जैसे आपने यहाँ देखा कि इससे पहले लार्ज स्केल कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट कोई इस तरह पाकिस्तान में इनिशिएटिव नहीं लिया था किसी कंपनी ने, तो हमने ये इनिशिएटिव लिया। हमारे पास इनिशियली बहुत ही वेग डाटा था, उस डाटा को रिफ़ाइन किया, मैच्योर किया, माइन डिज़ाइन की तरफ गए, रिसोर्स एस्टिमेशन की, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि बहुत ही फुल थ्रोटल के साथ एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो है वो रन हो रहा है।
साथ साथ से मैं काम कर रहा हूँ सर। इधर स्पेशली जो मेरी ड्यूटी है सर, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग सर। तो ड्रिलिंग ब्लास्टिंग सर, इसके साथ रिलेटेड जो ट्रांसपोर्टेशन होता है और बाकी जो मतलब काम होते हैं सर, वो भी हमें अपनी मैनेजर की तरफ से जो मिलता है, जो टास्क मिलते हैं सर, हम वो सर अंजाम दे रहे हैं सर। मेरा नाम अरसलान कुरैशी है, मैं बेसिकली इसी इलाके का हूँ। मेरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें मैंने असल में जो क्वालिफ़िकेशन है मेरी वो है BS माइनिंग इंजीनियरिंग। मेरी जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग और प्रोडक्शन आ जाता है, ग्रेड कंट्रोल और ब्लेंडिंग वगैरह आ जाता है जो भी माइनिंग से रिलेटेड है जी। किसी भी नौजवान के लिए अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद मुलाजमत का हसूल सबसे बड़ा चैलेंज भी होता है और उसकी ख्वाहिश होती है कि किसी अच्छी कंपनी में, बड़े प्रोजेक्ट में उसको काम करने का मौका मिले, और उससे बढ़कर कि वो आपको अपने इलाके में ही एक बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने का मौका मिल जाए। तो कैसा यूनिक एक्सपीरियंस था आपके लिए, और फिर आपने कैसे यहाँ से लर्न किया, अपने आप को मज़ीद ग्रूम किया? मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर हो गया इधर। मैंने डिग्री 2023 में की है। जो मुझे देखने को मिली कि लोग जो कहते हैं कि इंजीनियर्स वगैरह जो भी होते हैं बेरोज़गार होते हैं, इनको जॉब वगैरह नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की है मैं घर नहीं बैठा, और इसी की मेन जो वजह ये है वो ये है कि एक तो मिनरल सेक्टर किसी को मतलब घर बैठने नहीं देता, और दूसरी FW ने ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए क्रिएट की है इधर मोहम्मद खेल में कि जब जैसे ही प्रोजेक्ट शुरू हुआ हम अपने लोकल इधर काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास लेबर, सुपरवाइज़र और इंजीनियर शामिल है। बिल्कुल सही। नाज़रीन, आपने जाना मकामी अफराद से भी हमने बात की जो जिनका इस इलाके से ताल्लुक़ है। इस इलाके के अंदर उन्होंने जब अपने जॉब का आगाज़ किया तो उनकी ज़िंदगियों में कैसी तब्दीली आई, और उसके साथ साथ ये प्रोजेक्ट टेक्निकली कैसे एम्पावर कर रहा है नौजवानों को कि न सिर्फ वो यहाँ पर अपनी खिदमत से अंजाम दे रहे हैं, बल्कि दीगर नौजवान जो इस शोबे के अंदर तालीम हासिल करते हैं उनको भी एक मौका फ़राहम कर रहा है कि वो इस शोबे के मुतल्लिक तालीम हासिल करें। पाकिस्तान के दीगर इलाकों में भी माइनिंग का शुबा जो एक्सपेंड कर रहा है, वहाँ पर रोज़गार के मौके हैं, वहाँ पर टेक्निकल स्किल्स आपको रिक्वायर्ड हैं, वहाँ पर रेलवे डिग्री आपको रिक्वायर्ड है, तो आप इस तरफ बढ़ सकते हैं। और जो नौजवान जिन्होंने रेलेवेंट शोबे में तालीम हासिल की वो इस प्रोजेक्ट में काम करते हुए अपने इलाके की तमीर और तरक्की के हवाले से भी किस कदर खुश हैं, ये भी आपने जाना। तो आगे चलेंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इससे पहले हमने विज़िट किया मोहम्मद खान कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट की साइट का, जहाँ पर माइनिंग हो रही थी। वहाँ पर देखा कि वहाँ पर हज़ारों टन डेली खाम कॉपर को वहाँ से गाड़ियों पर, डंपर पर लोड किया जा रहा था, और वहाँ से जो खाम कॉपर है लोड होने के बाद प्लांट पर पहुँचते हैं। और इस वक्त मैं प्लांट पर मौजूद हूँ जहाँ पर हम दिखाएंगे कि यहाँ क्या प्रोसेस होता है। लेकिन इसके साथ पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर ये जो वहाँ से गाड़ियों पर लोड हो रहा होता है पत्थर, वो बड़ी मिकदार में पहुँचते हैं, बड़े साइज़ में। आप ये एक पत्थर देख सकते हैं, देखिएगा इसकी साख्त कैसी है, और इसके अंदर ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इसके अंदर, इस पत्थर के अंदर सोना मौजूद है। तो हम यहाँ पर जानेंगे क्या वाकई इस पत्थर के अंदर सोना है। ये जो क्योंकि इसके जो ज़रात हैं तो बड़े वाजे हैं, और अगर वाकई सोना है तो कुछ पत्थर हम सोचेंगे हम भी साथ ले चलें। तो यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ यहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उनसे भी बात करेंगे, और फिर केमिकल इंजीनियर हैं उनसे भी बात करेंगे। सर, ये जो पत्थर में है कॉपर का, आपने बताया कि ये कॉपर और है, खाम कॉपर है, लेकिन इसके अंदर सोने के ज़रात बड़े वाजे हैं, ये अगर वाकई इसके अंदर सोना है? ये आपने बिल्कुल बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया। इसको फूल्स गोल्ड कहते हैं। तो ये गोल्ड हरगिज़ भी नहीं है, बट येस ये कॉपर प्रेजेंस को शो ज़रूर करता है। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब है कि इन पत्थरों को हमें साथ ले जाने की फिर ज़रूरत नहीं है, एज सोवेनियर रख सकते हैं। आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्लांट मैनेजर हैं। आरिफ साहब, बताइएगा कि आप केमिकल इंजीनियर हैं, सारे प्रोसेस को आप हेड करते हैं, तो ज़रा बताएं कि मुख्तलिफ़ पत्थरों की शेप में जब यहाँ पर ये कॉपर रोड पहुँचता है, किन प्रोसेस से गुजरने के बाद एक फ़ाइनल स्टेज पर पहुँचते हैं जब इसको फिर फ़रोख्त कर दिया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ आरिफ खान। थैंक यू सो मच गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। आप लोगों को माइन पर विज़िट किया है, वहाँ पर देखा है हमारे पास जो बेसिकली ओर होती है ना, वो ओर का जो ग्रेड होता है 0.4 to 0.8% का होता है, और वो ओर जो है रॉ फॉर्म में हम मूव करके यहाँ लेकर आते हैं रॉ और बिन में। वी आर हियर एट द क्रशिंग सेक्शन। ये हमारा जो प्रोसेस का एक लेआउट है। पहले मटेरियल हमारे पास क्रशिंग में आता है, देन इट गोज़ टू दी स्क्रीनिंग सेक्शन, आफ्टर दैट इट गोज़ टू दी फाइन ऑर्बेन। और मेन प्लांट में हमारा वहाँ पर प्रोसेस जो होता है फ्लोटेशन का प्रोसेस, स्कीमिंग प्रोसेस, डी वाटरिंग प्रोसेस, देन इट गोज़ टू दी बैक वाटर पॉन्ड एंड टेलिंग डैम। ये मैं आपको चीज़ें फर्दर भी बता दूंगा। जो हमने वहाँ सर देखा तो क्रशिंग सेक्शन में यहाँ पर हमारे पास जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो है जा क्रशर
1 जिसको हम प्राइमरी क्रशर कहते हैं। फिर उसके बाद जो है ना हमारे पास कोन क्रशर यहाँ पर लगा हुआ है। यही मटेरियल यहाँ से क्रश्ड होके पास आउट होके स्क्रीनिंग में आता है और स्क्रीनिंग से रिवर्ट बैक होकर यहाँ पर कोन क्रशर में आता है हमारे पास। और कोन क्रशर से हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो होता है 6 to 10 mm, उसको हम ले जाते हैं फाइन और बिन में। और ये जो टोटल पूरा प्रोसेस है हमारा, ये बैच प्रोसेस होता है, इसको हम 24 आवर्स नहीं ऑपरेट कर रहे होते। यहाँ पर हम ओर को स्टोर कर लेते हैं और ये आफ्टर FOB जो रिमेनिंग प्रोसेस है ये हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और हम इसको 24 आवर्स ऑपरेट कर रहे होते हैं। नाज़रीन, इससे पहले मोहम्मद खान कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट के साइट पर हम गए। वहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके के साथ वहाँ पर माइनिंग का प्रोसेस जारी है। वहाँ पर डंपर बड़ी मिकदार के अंदर वहाँ पर जो कॉपर का रॉ फॉर्म है, जो और कॉपर बोलते हैं, वहाँ से उसको निकालने के बाद डंपर के ज़रिए से प्लांट के मकाम पर पहुँचाया जाता है। और ये वो मकाम है जहाँ माइनिंग के बाद रॉ फॉर्म में कॉपर यहाँ पर पहुँचता है, यहाँ डंप होता है। और फिर मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये प्लांट है जिसके डिफरेंट आगे ब्लॉक्स हैं। तो इस प्लांट के अंदर फिर उस रॉ खाम कॉपर को प्रोसेस किया जाता है और अल्टीमेटली उस शेप में लाया जाता है जहाँ पर फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डिप्टी मैनेजर हैं इस प्लांट के, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके के साथ ये प्लांट ऑपरेट करता है। जिस तरह हमने देखा कि खाम माल जो है कॉपर का यहाँ पर पहुँचता है और उसके बाद इसको कितना टाइम लगता है और क्या प्रोसेस होता है यहाँ पर। वाइस्लाम, मेरा नाम अनीसा रहमान है, डिप्टी प्लांट मैनेजर मोहम्मद खैर कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट पे ड्यूटी दे रहा हूँ। इसमें ये होता है कि जब माइन से हमारे पास जो ओर आती है उसका जो साइज़ होता है वो 1 फुट का जो है ना वो पत्थर आता है जिसका जो ग्रेड होता है 0.3 to 0.4% का होता है। ठीक है, इसमें होता है कि 1 फुट पत्थर को यहाँ पे जा क्रशर के ज़रिए जो है ना उसको क्रश करते हैं। जो 1 फुट का पत्थर होता है वो हाफ फुट का आ जाता है। ठीक है, हाफ फुट के बाद फर्दर ऑन कन्वेयर बेल्ट्स के थ्रू जो है ना वो क्रशर्स में जाते हैं। डिफरेंट क्रशर्स में 3 क्रशर्स हैं हमारे पास और डिफरेंट सेक्शंस पे डिफरेंट उसको हम पीसेस में करते हैं। जो फाइनल क्रशर हमारा है वो है कोन क्रशर, जो बहुत क्रिटिकल जो है ना वो हमारा मशीनरी है, जिसमें जो है ना जो 1 फुट का पत्थर है इसमें आके 6 to 10 mm जो है ना उसका स्टोन का साइज़ हो जाता है। ठीक है, ये फर्दर ऑन फिर कन्वेयर बेल्ट्स के थ्रू जो है ना फाइन और बिन के अंदर इसको हम स्टोर कर लेते हैं, जिसकी जो कैपेसिटी है वो 1500 टन है। ठीक है, आफ्टर डैट ये होता है कि हमारे उसके बाद मेन सेक्शन है, मेन प्लांट है, तो उस मेन प्लांट के अंदर उसकी ग्राइंडिंग होती है। ग्राइंडिंग में ये होता है कि जो 6 से 10 mm का जो पत्थर है उसको फर्दर ग्राइंड करते हैं हम लोग और उसमें पानी और चूना जो है ना वो ऐड करते हैं। उसको जो है वो -200 मैश तक उसको जो है ना हम बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, स्लरी फॉर्म में उसको ले आते हैं। ठीक है, जब स्लरी फॉर्म में आते हैं उसमें फिर डिफरेंट केमिकल्स जो है ना वो ऐड करते हैं। ठीक है, उसमें Z200 भी है, Z11 है, ठीक है, पाइन ऑयल है। उसको फिर जैसे मधानी में एजिटेशन करते हैं, उसकी एजिटेशन के थ्रू जो है ना उसके बबल्स फॉर्मेशन क्रिएट होती हैं। वो बबल्स फॉर्मेशन जो है ना फर्दर हम फ्लो करवाते हैं टूवर्ड्स फ्लोटेशन सेल होता है जहाँ पे, और ये जो फ्लोटेशन सेल्स होते हैं यहाँ पे जो है कॉपर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और जो वेस्ट होती है वो डंप हो जाती है हमारी टेलिंग डैम के अंदर। और जो 0.3 to 0.4% का जो हम रॉ और हमने जो इसमें डाली थी वो इसमें जो फ्लोटेशन से जो है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 23 to 25% उसको हम अपग्रेड कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि जहाँ से हम साइट पर गए, जहाँ से माइन से 5000 टन यौमिया खाम कॉपर यहाँ पहुँचते हैं पत्थरों की शक्ल में, फिर इस यहाँ प्रोसेस होता है तो उस 5000 में से 1500 टन निकाला जाता है। 5000 के पत्थरों को 1500 टन निकालने का जो अमल है उसको कितना वक्त दरकार होता है? बेसिकली ये होता है कि 5000 हमारी जो है वो माइन की प्रोडक्शन है। जो इस प्लांट की जो कैपेसिटी है वो 1500 टन पर डे है। पूरे दिन के अंदर हम 1500 टन जो है ना माल क्रशर से गुजारते हैं और माइन तक जो है ना वो फाइनल प्रोडक्ट रेडी होने तक ये 24 घंटे में 1500 टन हम इसमें इसको क्रश करके पाउडर करके और अब फाइनल प्रोडक्ट रेडी करते हैं। और साहब, ये बड़ी हैवी मशीनरी यहाँ पर इंस्टॉल है और ये पूरा कम्प्लेक्स है, हाइड्रोक्लोन भी वहाँ पर मौजूद है। ज़रा हमें बता सकें हमारे नाज़रीन को कि यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है और अल्टीमेटली कैसे ये जो कॉपर के पत्थर हमें दिखाई दे रहे होते हैं कि ये कैसे फिर एक फाइनल शेप में, एक पाउडर की शेप में आ जाते हैं। हमारे पास जो ओर होती है वो क्रस्ट फॉर्म में आती है। क्रस्ट फॉर्म ओर को हमने फाइन और बिन में स्टोर करना होता है। फिर उसी ओर को हमने फर्दर इसी जो आपको ये बड़ी सी बाल मिल नज़र आ रही है, ये हमारी बेसिकली ग्राइंडिंग सेक्शन है, इसमें लेकर आते हैं और इसमें हम चीज़ें जो और ऐड कर रहे होते हैं और उसके साथ जो वाटर होता है और अलॉन्ग विद हम इसको मॉडिफायर यूज़ कर रहे होते हैं। तो मॉडिफायर ऐड करने के बाद और जो है सॉफ्ट हो जाती है, ग्राइंड हो जाती है। फिर वही आउटपुट जो स्लरी होती है वो हमारे पास सीव होकर
सीव होने के बाद हाइड्रोस्क्लोन में चली जाती है। हाइड्रोस्क्लोन से वही मटेरियल जो पास होता है वो हम एजिटेशन टैंक में लेकर आते हैं, और जो हमारे पास ओवर साइज मटेरियल होता है वो रिवर्ट बैक होकर अगेन बाल मिल में आ जाता है। अब वहाँ पर एजिटेशन टैंक में हम उसके अंदर रिएजेंट्स जो होते हैं हमारे पास वो ऐड कर रहे होते हैं, तो उसका ट्रेड नेम Z200 है और एक Z11 है, ताकि ये है कि हम अपना जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट रिकवर कर सकें। तो ये जो आपको मेरी लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रहे हैं, ये हमारा जो है पूरी एक ट्रे है फ्लोटेशन सेक्शन किया है ना, तो इसमें टोटल 13 सेल्स हैं, और इसमें जो पहला इसका सेक्शन है उसको हम रफ़र कहते हैं, मिनरल्स लैंग्वेज टर्म में रफ़र कहते हैं। तो हमारे पास स्लरी रफ़र्स में आती है। रफ़र्स में वहाँ पर हमने इसकी pH मेंटेन की होती है, फिर इसकी डेंसिटी हमने मेंटेन करनी होती है। अगर डेंसिटी इसकी मेंटेन नहीं होगी तो हम वैल्यूएबल प्रोडक्ट रिकवर नहीं कर सकते। अगर इसकी जो है हमारे पास pH मेंटेन नहीं होगी देन वी वोंट बी एबल टू रिकवर दी कॉपर कंसनट्रेट। रफ़र से पास होने के बाद वो स्कैवेंजर्स में आता है। स्कैवेंजर्स के बाद वही जो टेलिंग गैंग मटेरियल होता है, जिसे हम वेस्ट मटेरियल कहते हैं, टेलिंग जो होता है वो पास आउट होकर टेलिंग डैम में चला जाता है, और वहाँ से हम टेलिंग डैम से वाटर रिकवर कर रहे होते हैं। क्योंकि मैंने इस प्रोजेक्ट को जब प्लांट को चलाना होता है तो मेरा प्राइम पर्पस ये होता है कि मैंने इसको इकोनॉमिकली रखना है। अगर मैं फ्रेश वाटर 100% यूज़ करूँगा तो मेरे पास जो मेरे ट्यूबल्स हैं वो ड्राई हो जाएंगे, तो मैंने रिकवर करना होता है 70% जो है पूरे प्रोसेस में रिक्लेम्ड वाटर यूज़ कर रहा होता हूँ। और इसी का जो स्किम होके जो वैल्यूएबल मेटल जो हमारे पास मेटेलिक पार्ट्स होते हैं, मिनरल्स पार्ट होते हैं, वो स्किमिंग करके हम सीसी टैंक में लेकर आते हैं। वहाँ से वो फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो थिकनर में आता है। थिकनर से वो हमारे पास फ़िल्टर प्रेस में आता है। फ़िल्टर प्रेस से हम उससे वाटर रिमूव कर लेते हैं और वो हमारे पास ड्राई हो जाता है। वो फाइनल प्रोडक्ट जो है फिर उस हम यार्ड में ले जाते हैं। यार्ड में उसको नेचुरली हम ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद फिर उसके हम क्वालिटी इंश्योर करते हैं, इसका ग्रेड क्या है, इसके अंदर मॉइस्चर क्या है। देन वी फिल इन दी बैग्स। बैग्स में फिल करने के बाद फिर उसको हम यार्ड्स में ले जाते हैं। यार्ड्स में हमने इसकी कैटेगराइज किया हुआ, ये हमारे किस सेक्टर का, A, B, C का ना, तो वहाँ से फिर ये ओपन बिडिंग होती है, देन वी एक्सपोर्ट है। ये जरा आप बता दीजिएगा लास्टली कि ये सारा प्रोसेस जो आपने बताया जी, इसको कितने दिन या कितने घंटे दरकार होते हैं? जी, ये बेसिकली जो प्रोसेस है ये 24 आवर्स चल रहा है, कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से भी स्टार्ट किया है तो आफ्टर 30 मिनट्स जो है ना हमारे पास जो है ना थिकनर के अंदर स्लरी आना शुरू हो जाएगी। फिर हम उसको थोड़ा सेटलिंग टाइम देते हैं कि हमारे पास वहाँ पर 1 टन 2 टन जितना मटेरियल स्टोर हो जाए। देन उसको जो हम पुश कराते हैं फ़िल्टर प्रेस में, और वहाँ से फ़िल्टर प्रेस से जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट रिमूव हमारे पास कलेक्ट हो जाता है और वाटर रिमूव हो जाता है। बिल्कुल ठीक। तो नाज़रीन, ये आपने पूरी एक डिटेल्स जानी कि जो कॉपर के पत्थर हैं जो बड़े बड़े डंपर पर लोड होके आते हैं, फिर वो किस प्रोसेस से गुजरने के बाद अल्टीमेटली फ़ाइनल प्रोडक्ट बनती हैं जो बाद में एक्सपोर्ट की जाती है। तो इस सारे प्रोसेस को करने के लिए यहाँ डिफरेंट वर्कर्स भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। और इम्पॉर्टेंट ये है, जैसे कि पहले हमने बताया कि यहाँ पर काम करने वाली 70% जो वर्कर्स है वो 70% उनका मकामी अफराद हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ दीगर इलाक़ों के भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर अपनी एक्सपर्टीज़ से इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाए हुए हैं। तो जानते हैं आपको कि कौन कहाँ से आकर यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका किस इलाके से ताल्लुक़ है और यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं आप? सर मैं बलूचिस्तान से आया हूँ, कोयटा बलूचिस्तान से। तो यहाँ मेरा काम है फ्लोटेशन सुपरवाइज़र हूँ मैं। जो फ्लोटेशन हम जो करते हैं ना, फरात वगैरह लेते हैं वो हम करते हैं यहाँ पर। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ से ये पहले से आपके पास तजर्बा था और उस तजर्बे की बुनियाद के ऊपर यहाँ पर आप काम कर रहे हैं? जी सर, मैं सेंधक प्रोजेक्ट में 12 साल वहाँ था, वहाँ से मेरा एक्सपीरियंस है। अभी 2 साल यहाँ भी हो चुका है मुझे। किस इलाके से ताल्लुक़ है? मेरा ताल्लुक सिंध से है सर। तो सिंध से यहाँ पर आके, जो नॉर्मली एक वक्त था यहाँ पर लोग आते हुए डरते थे, लेकिन अब आप यहाँ पर आके क्या काम कर रहे हैं? मैं सर एज ए सेक्शन चीफ ग्राइंडिंग फ्लोटेशन का जो है ना यहाँ पे काम करता हूँ। इनके इलाके में ये जो काम शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह इनके इलाके में काफ़ी खुशहाली वगैरह आई है। जी, मेरा ताल्लुक़ पंजाब खानेवाल से है। और आप यहाँ इस प्रोजेक्ट में क्या ज़िम्मेदारी हैं आपकी? जी, मैं एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी जो है ना डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, तो सुपरविज़न मेरे पास है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी के मुतालिक अगर मैं बात की जाए तो हमने इस इन्वायरमेंट को अच्छा रखा हुआ है ताकि लोग जो है ना किसी भी किस्म की डिज़ीज़ से जो है ना वो अपने आप को बचा सकें। जनूबी पंजाब से आपका ताल्लुक़ है, यहाँ पे एक वो इलाका जहाँ पे एक वक्त में बड़ी लोग आते हुए घबराते थे काम करते हुए, आपका कैसा तजर्बा रहा मुकामी अफराद के साथ? जी, बहुत अच्छा तजर्बा है, एक अच्छा इन्वायरमेंट है और इन लोगों के साथ काम करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि FWS को जो है ना ऑन कर रही है। मैं ये समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो तजर्बा है एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह जो है ना हमारी दुआ है कि इस प्रोजेक्ट जो है ना फले फूले। बिल्कुल ठीक, हमारी दुआ है कि प्रोजेक्ट ये फले फूले। और नाज़रीन, आपने देखा कि शुमाली वज़ीरिस्तान के इस इलाके में
पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आए स्किल्ड वर्कर्स यहाँ पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को उन्होंने सक्सेसफुल बनाया है। और यहाँ से जो मज़ीद लोग जो ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, जो तजर्बा हासिल कर रहे हैं, आने वाले दिनों में वो मुख्तलिफ शुबों पर जाकर मज़ीद अपनी खिदमात भी सर अंजाम दे सकेंगे। तो एक मोहम्मद खेल कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी बन चुका है, जो न सिर्फ मकामी अफराद की ज़िंदगी को बदल रहा है बल्कि पाकिस्तान के मादनियात के शोबे को भी वो एक बड़े पैमाने के ऊपर बदलने जा रहा है। जी नाज़रीन, मेरे साथ कुछ मकामी अफराद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं और क्या यहाँ पर आपकी ज़िम्मेदारी है? अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम मुश्ताक खान है, मैं मोहम्मद खेल के रहने वाला हूँ। हमारा जो है इधर से 9 साल तक मैं काम कर रहा हूँ। 9 साल से मेरा पोस्ट जो है टाइम कीपर में भर्ती हुआ हूँ। आजकल मैं हापर पे उधर सुपरविज़न करता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कंपनी से। आप कब से यहाँ पर काम करें? सर मैं सैंपल वर्कर है। ठीक है। अभी हापर पे काम करता था। ठीक है। और आपकी क्या जिम्मेदारी है? वो हापर जिम्मेदारी है सर। ठीक है। अच्छा, लेबर। अच्छा, तो यहाँ पे जो आपके मकामी अफराद हैं, आपको इस जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, आपको तनख्वाह भी मिल रही है, यहाँ पे आपके बच्चों के लिए तालीम और सेहत की सहूलियात भी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सही मिलता है यार, तनख्वाह भी सही मिलता है और सहूलत भी है। पहला सऊदी पे काम करता था, अभी इधर है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, मोहम्मद खेल कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट के मैनेजर एडमन अमजद अली हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि इस इलाके के अंदर CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस मद में कंपनी ने क्या खिदमात सर अंजाम दी हैं और अब तक मकामी अफराद को उनकी ज़िंदगियों को बदलने के लिए क्या क्या फ़ैसिलिटीज़ मिली हैं और कितने उनको फाइनेंशियली एम्पावर किया गया है। सोहेल साहब, हम यहाँ पे सोशल CSR के मद में हमने काफ़ी ख़र्चा किया है और काफ़ी जो है ना इनकी जो ज़िंदगी है उसमें काफ़ी तब्दीली आई है। सबसे पहले तो मैं आपको बोया मॉडल स्कूल का बता दूँ कि बोया मॉडल स्कूल हमने बनाया है, वो 4th से 10th तक है और बहुत खूबसूरत स्कूल बनाया है। यहाँ पे मैक्सिमम जो है ना स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तकरीबन 5.5 मिलियन का हमने स्कूल बनाया है। इसके अलावा हमने 2.4 मिलियन का जो है ना नॉर्थ मोहम्मद खेल में जो टोची पार है उस पे जो है ना वाटर सप्लाई लाइन पे काम किया है, उसके पे जो है ना हमने वो कंप्लीट किया है। इसके अलावा हमने 1.4 मिलियन जो है ना इनकी मस्जिद के लिए जो है ना हमने दिए और कोचिंग क्लासेस हम चला रहे हैं। कोचिंग क्लासेस जो है ना वो उनकी टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी मद में जो है ना हम काफ़ी ख़र्चा कर रहे हैं। जी नाज़रीन, मोहम्मद खेल के इलाके में मौजूद हूँ और इस प्रोजेक्ट पर जो यहाँ से इलाके के जो मुशीरान हैं, जो मलिक साहबान है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को इस कामयाब लेवल तक पहुँचाने में उनका क्या किरदार था और इस प्रोजेक्ट ने मकामी अफराद की ज़िंदगियों में क्या असरात मुरतब किए हैं। जी आपका बहुत शुक्रिया। आप ख़ुद दावड़ कबीले के हेड भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा मोहम्मद खेल ये गांव है। मोहम्मद खेल गांव के जो लोग हैं, आवाम है, इस फैक्ट्री पर बहुत खुश है। सारे इलाके के लोग बहुत खुश है। गुर्बत है, महंगाई है कि सारे लोग आवर ये फैक्ट्री का आवर भी बढ़ाया जाए। ठीक है, ये तो छोटा है, आवर भी बढ़ाया जाए कि इसमें ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। इधर इस फैक्ट्री में लेबर 100-200 लेबर काम कर रहे हैं। मशीनरी भी इतना 100-200 मशीनरी, डैम्पर, डॉटसन ये भी काम कर रहे हैं। इस पर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और हम बहुत खुश हैं इस पर। सारे अवाम सब के लोग खुश हैं। आप इस इलाके के बड़े हैं, मलिक हैं, इस मंसूबे ने इस इलाके की तकदीर बदलने में क्या किरदार अदा किया? इंशाल्लाह बहुत बदल हो गया। जो ऊपर मायन में 45 गाड़ी छुट्टी बड़े काम करता है, उसको पहले मोहम्मद खेल जाना है, दूसरा जगह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद खेल जाना है। नीचे डैम है, डैम का अंदर मोहम्मद खेल का मशीनरी काम करता है, उसका पैदा भी मोहम्मद खेल जाता है। इंशाल्लाह बहुत पैदा हो गया। कितना लेबर है मोहम्मद खेल का है, तकरीबन 300 से कुछ काम ऊपर है, ये भी मोहम्मद खेल का ये घर में पैदा जा रहा है। वो मैं अपना कंपनी से बहुत खुश आ रहा है। वो यार हम कंपनी हमारा साथ इमदाद भी किया था। वो हमारा बच्चा था, बीमार था, उसको ऑपरेशन मैंने किया था फौजी प्रेजेंटेशन में पेशावर में। अब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा मेरा सही हो गया।
नाज़रीन, मोहम्मद खेल कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट के बाद यहाँ पर तलीमी सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया गया। यहाँ पर पाक तुर्क मारिफ स्कूल कायम किया गया और यहाँ पर बच्चों ने तलीम हासिल करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। उनसे बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले इस इलाके में तलीम की सहूलियत क्या थी और जिस स्कूल में आप तलीम हासिल कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है और क्या फ़र्क आया है इस इलाके में तलीम के लिहाज से। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वो इस्लामिया मॉडल पब्लिक स्कूल है, जो कि हमारे गांव का मतलब कि उस तरह तालीम नहीं है जिस तरह शहरों में है। हमारी जो तालीम था वो मतलब कि लौ था, और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह पाक तुर्क मारिफ यानी शहरों में पढ़ते हैं, और शहर और गाँव के तालीम में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। वहाँ की जो तालीम है, वहाँ की जो हमने नॉलेज गेन किया हुआ है और जो फैसिलिटीज़ हमें मिले हुई है, वो हमारी जो तालीम है उसमें बहुत अहम हिस्सा फराहम कर। मुझ में इतना चेंजेस आया है कि मैं इंशाल्लाह अपना एकेडमी जो है ये जो मोहम्मद खेल है ये मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में मुस्तकबिल में ये डेवलप कर सकता हूँ। और ये मेरा उम्मीद ये भी है कि मतलब ये जो एकेडमी है पाक तुर्क एकेडमी है मोहम्मद खेल की, इंशाल्लाह कॉन्स्टेंटली फ्यूचर में भी मोहम्मद खेल में भी इंशाल्लाह ये आगे भी चले जाएंगे इंशाल्लाह कॉन्स्टेंटली। नाज़रीन, आपने जाना कि बच्चों के हौसले बुलंद हैं, तलीम के म्यार से वो सेटिस्फाई हैं और इन स्कूल से वो म्यारी तलीम हासिल करने के बाद इस इलाके की तामीर और तरक्की और ख़िदमत करने के लिए भी उनका जज्बा आपने जाना। तो ये वो ज़रिया है इस मंसूबे की वजह से जो तलीम को फ़रोग़ देने का बाइस बन रहा है। नाज़रीन, मादनियात अरकान करनी का शोबा किसी भी मुल्क के खुशहाल मुस्तकबिल का ज़ामन तस्वर किया जाता है। मोहम्मद खेल माइनिंग कॉपर प्रोजेक्ट इस इलाके की तमीर और तरक्की के अंदर जहाँ भरपूर किरदार अदा कर रहा है, वहीं पर वो इलाका जो एक तवील अरसे तक दहशत गर्दी की जद में रहा, वहाँ से न सिर्फ दहशत गर्दी का खात्मा किया गया बल्कि मकामी अफराद को एम्पावर किया गया कि न सिर्फ वो अपनी ज़िंदगियों को बदलें बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आने वाले दिनों में जो मादनियात की तलाश के लिए जो काम शुरू होने जा रहा है, इस इलाके से तरबियत हासिल करने वाले इंजीनियर्स और वर्कर्स वहाँ पर भी अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे। मोहम्मद खेल माइनिंग कॉपर प्रोजेक्ट से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।